फ्रेंड, दिस इज प्रियंका कुशवाहा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको टॉपिक्स बताना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो जो आपका भौतिक विज्ञान का पार्ट है, साइंस में जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है, उसमें आप लोग अपवर्तन और परावर्तन के नियम अच्छे से याद कर लो। नहीं याद हो रहा है तो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां से वीडियो देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें याद कैसे करना है। और आपका है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दृष्टि दोष, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ओम का नियम। ये सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिए हैं चैनल पर, तो आप जा करके उसे देखिए ताकि समझ सके आप। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने उस पर वीडियो बनाया है और वीडियो पहले से आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लो, क्योंकि वो सारे टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका रसायन विज्ञान में भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जैसे कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर और वो बेकिंग सोडा कैसे बनता है, अल्कोहल, एथेनोइक अम्ल कैसे बनता है, इन सब के निर्माण की विधियां क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स पे चर्चा की गई है। तो वो सारी चीजें आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उन सब पर आप एक बार उन सबका फास्ट रिवीजन कर लीजिए। अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। और जो दृश्य दोष का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रकार के क्वेश्चंस में पूछा जाता है और उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा लेंस कैसे कारण क्या है, निवारण क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही क्लियरली मैंने समझाया है उसमें सारी चीजें कि क्या चीजें कैसे होती हैं। तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, रटोगे नहीं, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर धातु कर्म के बारे में जानेंगे कि धातु कर्म होता क्या है और इसके विभिन्न पद क्या क्या है। फिर लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है और क्यों चढ़ाई जाती है, किस धातु की चढ़ाई जा सकती है, किस धातु की नहीं चढ़ाई जा सकती, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है धमनी व सिरा जो कि आपका बायोलॉजी का टॉपिक है, इनमें क्या अंतर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार। तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। मैंने कई वीडियोस जो बनाई थी, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, तो जब मैं इसमें इक्वेशन बता रही थी तो मैंने भी वहां पे भी बताया था कि कैसे इक्वेशन आप बैलेंस करना सीखोगे। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगी कि इक्वेशन बैलेंस कैसे किया जाता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक आप देखो पूरा बिना स्किप किए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आपको सब कुछ तैयार होना चाहिए। तो ये आपका रिविजन करवा रही हूँ मैं, तो वीडियो को एंड तक देखो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप आंसर कैसे करोगे, इसका आंसर ये है कि जो हमारा वायुमंडल है, ये पूरा हमारा एनवायरमेंट जो है वो कई परतों से मिलकर बना है। मान लीजिए ये सपोज हमारा एनवायरमेंट है, ये कई परतों से मिलकर बना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्टार है, ठीक है, ये स्टार हो गया, ये है। तो ये तारा है, ये जब यहाँ से इसका प्रकाश गुजरता है तो इसे कई परतों से, वायुमंडल की कई परतों से होकर गुजरना पड़ता है। और जो वायुमंडल की कई परतें हैं, इनका तापमान अलग होता है। यहाँ का तापमान कुछ और, यहाँ का तापमान कुछ और, यहाँ का तापमान कुछ और, घनत्व डिफरेंट होता है, घनत्व भी चेंज रहता है, और जो अपवर्तनांक होता है वो भी चेंज रहता है। तो ये सारी जो चेंजेस होती है, जब ये प्रकाश यहाँ से ऐसे गुजरता है और इन परतों से होकर आता है हमारे पास, तो इसकी तीव्रता कुछ कम या ज्यादा होने लगती है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक बदल रहा है, घनत्व बदल रहा है, तापमान बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही है। तो जब इसका अपवर्तन होता है इन परतों से, तो जो यहाँ मनुष्य खड़ा हुआ देख रहा है, उसे ये तीव्रता कभी थोड़ी सी हल्की दिखती है तो कभी ज्यादा दिखती है, कभी जो तारे का प्रकाश है थोड़ा डिम होता है, फिर कभी ब्राइट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रकाश ये जो तारा है, हमें चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ सा प्रतीत होता है, ठीक है। तो यही कारण आप लिख दोगे कि वायुमंडल अनेक परतों से मिलकर बना है। पहले तो आप ये लिख दो कि तारे का टिमटिमाना अपवर्तन की घटना के कारण होता है, कि हमारा वायुमंडल अनेक परतों से मिलकर बना होता है। जब इससे प्रकाश और इन परतों का घनत्व, तापमान, अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। और जब तारे का प्रकाश इन वायुमंडल के परतों से होकर गुजरता है और मनुष्य, पृथ्वी पर खड़े मनुष्य के पास पहुंचता है, तो उसे इसकी तीव्रता कभी कम या ज्यादा प्रतीत होती है, अर्थात उसे टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है।
दूसरा टॉपिक आपका क्या है, धातु कर्म। तो इसमें सिर्फ इतना लिखना है, ज्यादा सोचना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। बस आप एक बार से सोचोगे तो आपको लगेगा कि आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ टफ नहीं है। ये क्या है, धातु कर्म। तो इसमें पूछता क्या है कि सबसे पहले तो धातु कर्म की डेफिनेशन क्या होती है। जो हमारा अयस्क होता है, खानों से प्राप्त अयस्क को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में कितने पद होते हैं, धातु कर्म में 3 पद होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अयस्क का निष्कर्षण, नहीं अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण होता है। फिर दूसरा क्या आता है, अयस्क का निष्कर्षण, अयस्क का निष्कर्षण, ये हमारा दूसरा बिंदु हुआ। तीसरा क्या है, धातु का शोधन, धातु का शोधन। ये 3 टॉपिक होते हैं। इसके अंतर्गत भी 4 चीजें आती हैं। क्या, कौन सी 4 चीजें भाई, 4 चीजें होता है क्या, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और अपचयन। ये 4 चीजें हमारा अयस्क के निष्कर्षण में आती हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि धातु कर्म के बारे में बताओ, तो आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में कितने पद होते हैं पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि धातु कर्म में 3 पद होते हैं, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का निष्कर्षण, धातु का शोधन। तो ये 3 लिखोगे, पहले इसको लिख दोगे, फिर इसको लिख दोगे, उसके बाद ए बी सी करके पॉइंट बनाओगे कि ए बी सी, इसके अंतर्गत भी 4 होते हैं, ए बी सी डी। इस तरह से पॉइंट बना के दिखाओगे, उसके बाद धातु का शोधन लिखोगे। तो ये इस तरह से हमें लास्ट में धातु, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है जब हम धातु का शोधन करते हैं। अयस्क का सांद्रण पहले किया जाता है, फिर ये निष्कर्षण किया जाता है, फिर शोधन किया जाता है। ठीक, यहाँ से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम बढ़ते अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है। तो लोहे पे हम किस किस धातु की परत चढ़ा सकते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लोहे पे हम हर धातु की परत नहीं चढ़ा सकते हैं, हम केवल कुछ ही धातु हैं जिनकी हम परत चढ़ा सकते हैं। और वो कौन सी धातुएं, वो धातुएं वे होंगी जो लोहे से कम क्रियाशील होंगी। लोहे से अधिक जो क्रियाशील धातुएं हैं उनकी परत हम लोहे पे नहीं चढ़ा सकते। तो जानिए कैसे, आप इसको समझिए थोड़ा। लोहे का सिंबल होता है Fe, ठीक है। एक हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ी होगी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो हमारी बनी हुई है वो उसमें जो हमारे तत्व रखे गए हैं उनका जो सक्रियता का क्रम है घट रहा है, यानी जो ऊपर तत्व है वो अधिक सक्रिय है, उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते हैं वो कम सक्रिय तत्व हैं। तो Fe के नीचे, यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो Fe के नीचे जितने भी धातु होंगे वो उनकी परत हम Fe पे चढ़ा सकते हैं। ऊपर जो होंगे वो अधिक सक्रिय होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब क्या कहते हैं ऊपर वाले तत्व जो है वो सक्रिय है, नीचे जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं उनकी सक्रियता घटती है। तो Fe से जितने भी नीचे होंगे वो उनकी सक्रियता कम होंगी। तो Fe से नीचे हमारा कॉपर भी है, बहुत सारी धातुएं हैं, कॉपर है, Ag है, Au है, ये सारी धातुएं जो है वो कॉपर से नीचे हैं। तो इनकी ये Fe से जितनी भी धातुएं ये हैं वो Fe से हमारी नीचे है। तो नीचे है यानी इनका हम इस पर परत चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कॉपर का चढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि Ag और Au आप जानते हो ये सिल्वर है, ये सोना है, तो सोने की परत तो नहीं चढ़ाएंगे ना, क्योंकि ये भी इतना महंगा होता है। और Ag हमारा है वो भी बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो इसलिए हम Fe पर कॉपर की परत चढ़ाएंगे। ठीक है, तो कॉपर की परत चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम Fe को जैसे ही डुबोएंगे तो ये हमारा अधिक सक्रिय धातु है, क्योंकि Fe पहले है उसके बाद कॉपर आता है, उसके नीचे कॉपर है, तो कॉपर कम क्रियाशील है। तो कॉपर के विलयन में से Fe जो है हमारा वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो FeSO4 प्लस Cu ये कॉपर बना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। डाउट नट बच्चों, किसी भी सवाल में आप अटक गए हो, आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको सवाल का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर आपका वह क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी या किसी भी बोर्ड का चाहे हो, IIT, जेईई, नीट, क्लास 6 से 12वीं तक का सवाल, इन सब का जवाब आपको मिलेगा डाउट नट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पर। साथ ही चल रहा है
कक्षा 9वीं से 12वीं तक का लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चों देर क्यों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके डाउटनट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो जल्दी जाओ और डाउनलोड करो डाउटनट ऐप। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो इसमें क्या हुआ, कॉपर बाहर निकल गया। कॉपर बाहर निकल गया इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपर सल्फेट के जो ये विलेन है उससे बाहर निकल गया, नहीं। ये जो FeSO4 बना, इस पर अब जो ये कॉपर है ये Fe की परत पर ऊपर ये जम जाएगा, ठीक है। ये जो लोहे पर है वो ऊपर जम जाएगा, यानी कॉपर की परत हम लोग चढ़ा सकते हैं। अब अगर हम कह दें कि Mg की परत आप चढ़ा सकते हो, जो मैग्नीशियम है, लोहे पर मैग्नीशियम की परत चढ़ा सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि Mg जो है वो Fe से ऊपर स्थित है। ये भी तो धातु है, लेकिन ये क्या है, ऊपर स्थित है। तो ऊपर स्थित है तो अधिक सक्रिय है। तो यानी जब हम Mg का विलेन लेंगे तो Fe Mg को बाहर नहीं निकाल पाएगा, यानी उसके ऊपर Mg की परत नहीं चढ़ पाएगी और हम Mg नहीं ले पाएंगे। ये सारी चीजें आपको आने के लिए आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी को थोड़ा एक बार देख लेना पड़ेगा। आप अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी थोड़ा देखते हैं तो जरूरी नहीं है इसे याद करो, लेकिन बस एक बार देख लो कि कौन से इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au, ये सब कहाँ पे है, किसके बाद में है, कौन ज्यादा सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखोगे तो ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है धमनी व सिरा में अंतर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले हम इसको पहले रफ करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आपको इसके लिखना है, ठीक है। तो पहले हम इसे रफ कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा पांचवा होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनको इसमें बताऊंगी और ये सिखाऊंगी कि कैसे आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। एक बार जब आप वीडियो को देख लोगे तो आपको ये ईजी लगने लगेगा। तो पहले हम इसे रफ करते हैं। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पे, जो कि है धमनी व सिरा में अंतर। तो मैंने फ्रेंड्स आपको 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने के लिए बोला था। तो पहला हमने क्या बताया था, पहला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। फिर हमने धातु कर्म के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोहे पर हम किस धातु की परत चढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चौथा टॉपिक मैं बताने चल रही हूँ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो है रासायनिक समीकरण का संतुलन करना, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल उससे 2-3 क्वेश्चन या फिर 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछे जाते हैं आपसे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। तो चलिए पहले हम अपने चौथे क्वेश्चन पर आते हैं कि चौथा क्वेश्चन जो है इसमें है धमनी व सिरा में क्या अंतर है। तो ये हमने धमनी के बारे में इधर लिखा हुआ है और ये सिरा के बारे में लिखा। धमनी और सिरा में मैंने टोटल 7 अंतर बताए हैं। इन 7 अंतर में से आप सिर्फ 5 अंतर याद कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये याद हो जाएगा, वो याद कर लो। सातों याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको सातों याद हो जाते हैं तो और भी अच्छी बात है कि आप सातों याद कर लो, क्योंकि सातों पढ़े रहोगे तो मान लो बाई चांस 1-2 भूल गए तो एटलीस्ट आपको 5 तो याद ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला अंतर है हमारा क्या है, हमारा सबसे पहला जो अंतर है ये है धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जो धमनियों में हमारा रुधिर होता है, यानी जो हमारा ब्लड होता है, वो हृदय की ओर से क्या होता है, अंगों की ओर बहता है। यानी ये हृदय से अंगों की ओर इसका प्रवाह होता है। और सिराओं में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, सिराओं में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं करना, आपको बस ये याद कर लेना है कि धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। जब आप एक याद कर लोगे तो ये याद कर लेना कि जस्ट उसका अपोजिट है। वरना आप अगर ये भी याद करोगे कि सिराओं में रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, ये लाइन भी याद करने का प्रयास करोगे, तो आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें हृदय से अंगों की ओर था, किसमें अंगों से हृदय की ओर था। ये कंफ्यूजन आपको आ जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, बस एक याद करना है, उसके बाद ये दिमाग में बिठा लेना है कि उसका जस्ट अपोजिट दूसरा वाला होगा, ठीक है। तो पहला आप याद रखोगे कि धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, फिर उसका अपोजिट क्या होगा, सिराओं में होगा। दूसरा क्या है, इनकी गुहा संकरी होती है। संकरी का मतलब क्या होता है, यानी पतली, यानी बहुत ही छोटी, मतलब ऐसे कोई पाइप हो उसका बहुत ही छोटा सा गोला हो, ठीक है, वो होता है संकरी। इनकी गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। ये क्या होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है, यानी जो इसमें हो रहा है उसका ये अपोजिट हो रहा है। तो आप बस एक याद रखोगे तो उसका अपोजिट कर दोगे तो सिराओं का हो जाएगा। तीसरा जो है हमारा अंतर वो क्या है, इनकी भित्तियां अधिक मोटी व लचीली होती है। अब ये भित्तियां क्या होती है, भित्तियां मतलब दीवारें। जो हमारा ये धमनियां हैं उनकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती है, अधिक मोटी होती हैं, और ये क्या होती है, लचीली होती है, ज्यादा से ज्यादा लचीली होती हैं।
और जो हमारी सिराएं हैं उनकी भित्तियां यानी उनकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं, मोटी नहीं होती, इसमें पतली होती हैं और ये कम लचीली होती हैं। तो ये रहा आपका तीसरा अंतर। अब आते हैं हम लोग चौथे अंतर पे। चौथा अंतर क्या है, ये खाली होने पर भी पिचकती नहीं है। ये जो हमारी धमनियां, इसमें मान लो रुधिर नहीं है, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो खाली होने पर भी ये पिचकेंगी नहीं। लेकिन हमारा जो ये सिराएं हैं ये खाली होने पर क्या होगी, पिचक जाएंगी, यानी पिचकने वाली होती हैं ये। तो सिराएं हमारा क्या होगा, अगर ये खाली होंगी तो ये पिचक जाएंगी। पांचवा जो अंतर है आपका ये है कि ये त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। यानी ये जो त्वचा है हमारी, इस त्वचा से की गहराई में हमारी धमनियां होती है, यानी त्वचा के ऊपर ही नहीं होती है, कि ये त्वचा की गहराई में स्थित होती है। ये क्या होता है, त्वचा के समीप। ये जो हमारी त्वचा है ये स्किन के जस्ट नीचे ही हमारा क्या होता है, सिराएं होती हैं। तो ये समीप में ही होती हैं, लेकिन ये क्या होता है, त्वचा की गहराई में होती है। छठा अंतर आता है, इसमें कपाट होते हैं, यानी जो हमारी धमनियां उसमें दरवाजे बीच बीच में होते हैं, कपाट होते हैं। इसमें क्या होता है, स्थान स्थान पर कपाट, इसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट होते हैं। ये जो धमनियां है हमारा, उसमें कपाट नहीं होते हैं, इसमें कपाट होते हैं। और ये कपाट क्या करते हैं, जो ये कपाट इसलिए होते हैं कि रुधिर अगर उल्टी दिशा में बहना चाहे तो उल्टी दिशा में ना बहे, इसी के लिए ये कपाट इसमें होते हैं, कि रुधिर की दिशा को निरंतर एक ही बनाए रखने के लिए ये कपाट होते हैं इसमें। अब इसमें क्या आता है, सातवां अंतर क्या है, इसमें रुधिर एक एक करके तथा रुक रुक करके, सॉरी, इसमें रुधिर जो है रुक रुक करके, एक एक करके नहीं है, ये रुक रुक करके है, रुक रुक करके तथा अधिक दबाव के साथ बहता। और इसमें क्या होता है, रुधिर की गति, बहाव की गति धीमी होती तथा एक सी ही रहती, थोड़ा धीरे धीरे बहता है, लेकिन जो एक समान गति से बहती है। इसमें क्या होता है, दबाव रहता है, दबाव के साथ रुधिर इसमें बहता है। तो ये टोटल हमारा रहा धमनी व सिरा में 5 अंतर, 7 अंतर, जिसमें से आप 5 अंतर याद कर सकते हो या फिर 7 याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इसे एक बार इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप इसे अच्छे से एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत ही कठिन चीजें नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप इसे याद कर लो। अगर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों में पूछता है तो आप ज्यादा से ज्यादा अंतर लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर सोचोगे 1-2 अंतर लिख दे तो आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। बस अगर लघु उत्तरीय में पूछता है तो आप 2-3 अंतर लिख दोगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 4 क्वेश्चन तो हो गया। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पहले मैंने तारे का टिमटिमाना बताया, फिर धातु कर्म, फिर लोहे पे एक धातु की परत छाई जाती है, और अब हो गया धमनी व सिरा में अंतर। यानी 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं मैंने। अब हमारा आता है 5वां टॉपिक, वो है रासायनिक समीकरण का संतुलन करना, यानी इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। इसके पहले हम इसको रफ करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी कि कैसे आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। तो चलिए पहले इसे रफ करते हैं, उसके बाद हम जल्दी से सीखते हैं कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन मैं बताने वाली थी उसमें से 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब वो 5वां क्वेश्चन जो है रासायनिक समीकरण का संतुलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और मैंने क्वेश्चन उतार रखे हैं, इन्हीं सब सारे के बारे में मैं इन सारे क्वेश्चंस को कैसे आपको समझना है, कैसे आप इसे बैलेंस करोगे, इन सबको सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लो अपनी कॉपी में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जब मैं इसका सोल्यूशन करवाऊंगी तो वो भी आप इसे नोट कर लेना और समझना कि किस तरह से हमें करना है। ये बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ, आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा और चुटकियों में आप इसे हल कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए इसको आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है यह क्या है, 5वां नंबर, ये लास्ट है। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं, अभी 5वां क्वेश्चन है जो कि मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ये 5वें क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, Fe2O3 प्लस Al यानी एल्यूमिनियम 3Al2O3 प्लस Fe। तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो कोई भी इक्वेशन जब आप देखो तो उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप बैलेंस करोगे। तो हमारा जो ऑक्सीजन है सबसे पहले हम उसको ही बैलेंस करेंगे। पहले आप तो इसे क्वेश्चन को उतार लो, इसी क्वेश्चन को आप पहले एक बार उतार लो अपनी कॉपी, क्योंकि एक बार आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको एक बार क्वेश्चन उतारना रहेगा, उसके बाद आप नीचे उसका सोल्यूशन दोगे कैसे आपने उसे बैलेंस किया। तो आपने एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे ही उतार लिया, ठीक है। अब आपको बैलेंस करना है कि क्या करना है। मैंने क्या कहा कि पहले आपको ऑक्सीजन देखना है। तो ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 3 त्रिका 9, यानी 9 कुल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी 9 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ गुणा करना पड़ेगा। किससे हम गुणा कर दें, हम अगर 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी 9 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन आपके इक्वेशन में नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन की ये चर्चा नहीं होगी। अब बढ़ते हैं जो अगला एलिमेंट होगा, चाहे हम Fe ले लें चाहे एल्यूमिनियम। तो देखिए आपके पास Fe कितना है, 3 दूनी 6, 6 Fe आपके पास हो गया है। इसका इससे गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 Fe आपके पास है, तो आपको यहाँ पे 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 Fe आपका हो गया। ये आपको दिख रहा है ना, ध्यान से आप देखो कि ये हो गया है हमारा कितना, 6 Fe। ठीक है, तो अब 6 Fe, अब सब कुछ देखो कितना क्या बचा। अब हाँ, अभी एल्यूमिनियम बचा है। एल्यूमिनियम इधर कितना है, 3 दूनी 6, गुणा करो इसका, 3 दूनी 6 एल्यूमिनियम है, तो आपको इधर भी 6 एल्यूमिनियम चाहिए, तो आप 6 एल्यूमिनियम यहाँ पे भी गुणा कर दो। अब आपका इक्वेशन देखो बैलेंस हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते ही डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन पहले बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद आपके पास जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उन्हें बैलेंस करना है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 से किया, यहाँ 6 से किया, यहाँ 6 से किया, आपका हो गया। अब आप गिन लो कि क्या है, 3 दूनी 6 Fe, 6 Fe इधर है, कितने ऑक्सीजन, 3 त्रिका 9 ऑक्सीजन, 3 त्रिका 9 ऑक्सीजन, इधर भी 6 एल्यूमिनियम, 3 दूनी 6 एल्यूमिनियम। हमारा इक्वेशन ये हो गया बैलेंस। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, हो गया इसका। बहुत ही आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लगाना है, कि ऐसा नहीं कि ये मेथड लगाओ वो मेथड नहीं, डायरेक्ट आप देखते ही समझ जाओगे। अब हमारा दूसरा इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम भी इसको उतार लेंगे। क्वेश्चन को सबसे पहले उतारो कि क्वेश्चन दिया क्या गया है, उसके बाद आप उसको सॉल्व करो कि किस तरह से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। देखो इस इक्वेशन में मैं ना एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ, ये जो पहला इक्वेशन था मैं बताना भूल गई, लेकिन ये इक्वेशन में आपका यहाँ 3 दिया था। कई कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3 नहीं दिया होता। मान लीजिए आपका इक्वेशन होता है Fe2O3 प्लस Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। यहाँ पे अगर 3 से गुणा नहीं दिया गया है तब आपका इक्वेशन और भी इजी हो जाता है। यहाँ पे 3 से गुणा नहीं दिया है तो आपका ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस होगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस होगा तो आप दूसरे एलिमेंट पे ध्यान दो कि Fe है, एल्यूमिनियम है, उसको बैलेंस करने पे ध्यान दो। आपका बाकी तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही। तो क्या करोगे, Fe 2 है तो यहाँ 2 से Fe में गुणा करोगे, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर दोगे, आपका इक्वेशन हो गया। कुछ नहीं था, लेकिन आपको फंसाने के लिए कि आप कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पे 3 से गुणा आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है। यहाँ पे अगर ना दिया गया होता तो आप बहुत ही आसानी से कर लेते इसे, लेकिन ये भी कठिन नहीं है, ये भी बहुत आसान है, मैंने बता दिया। अब आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन भी ज्यादा कठिन ना समझो, ये बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगी तो आपको और भी क्लियर होगा। क्या है, ये हमने क्वेश्चन उतार रखा है, अब आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, हम ऑक्सीजन पे अब बात नहीं करेंगे। अब हम अगले एलिमेंट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे 1 Na है, तो हमें 2 Na लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी, तो हमने यहाँ 2 Na लिख दिया। अब 2 NaCl, Na तो हो गया, अब Cl2 यहाँ देखो 2 था तो हमने 2 से गुणा किया तो हमारा Cl भी बैलेंस हो गया। Na को बैलेंस करने गए तो Cl भी हमारा बैलेंस हो गया। अब देखो इक्वेशन बैलेंस है, ये तो और भी इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था मुझे लगता है। उसमें तो थोड़ा दिमाग भी लगाना था, यहाँ तो दिमाग भी नहीं लगाना है कि क्या था, Na2SO4 है। अब देखो यहाँ 2 Na है, एक SO4 है तो यहाँ पे एक SO4 है, Ba एक बार है, Cl2 2 बार है, यहाँ पे 2 बार है। इक्वेशन बैलेंस हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप ये माइंड में मत बिठाओ कि क्वेश्चन कठिन होते हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं होते, बस आपको आ नहीं रहा है। अब आप ये वीडियो अच्छे से देखो ध्यान से, आपको आ जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे पूछेंगे। तीसरा क्या है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कि क्या है हमारा इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। तो ऑक्सीजन देखो भाई नहीं बैलेंस है, यहाँ 1 ऑक्सीजन या 4 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप 4 से यहाँ पे गुणा कर दोगे। ठीक है, अब 4 ऑक्सीजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इधर भी, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस। अब हम हाइड्रोजन पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारे पास है, तो ऑक्सीजन के बाद किसका आएगा नंबर, हाइड्रोजन का नंबर आएगा। 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे अगर 4 से गुणा कर दोगे तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर भी, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर भी। यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे तो Fe 3 है, यहाँ पे भी 3 Fe से गुणा कर दो, हो गया आपका इक्वेशन। अब आप चेक करो कि सही है कि नहीं। 3 Fe 3 Fe, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, मैंने रूल्स क्या बताए हैं,
रूल्स आपके यही है कि आपको सबसे पहले ऑक्सीजन पकड़ना है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लोगे, उसके बाद आपको हाइड्रोजन ढूंढना है। अगर हाइड्रोजन है तो उसे बैलेंस करो, नहीं है तो अगला एलिमेंट कोई भी ले लो, जो भी है आपके पास। अगर आपके इक्वेशन में एल्यूमिनियम है, Fe है, जो भी है उसको आप बैलेंस करोगे, लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। चौथा ये है आपका, चौथा क्या है, NaCl प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेंगे जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सबसे पहले ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस होना चाहिए। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है। तो अब हम ऑक्सीजन पे चर्चा नहीं करेंगे। अब हम किस पर आते हैं, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ H2 है, यानी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 1 3 हाइड्रोजन है। तो भाई अब हमें भी इधर करना पड़ेगा 3 हाइड्रोजन, लेकिन 3 हाइड्रोजन हम कर नहीं सकते ना। देखो अगर हमने 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 हाइड्रोजन तो आना नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन इधर कर दे। देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। अब इधर हो गया 4 हाइड्रोजन, इधर हो गया 3 हाइड्रोजन। अभी बैलेंस करना बाकी है। कैसे बैलेंस करोगे, आप देख रहे हो कि Cl2 को भी बैलेंस करना है। Cl2 यहाँ 2 है, यहाँ पे एक Cl है, तो इसको आप जब बैलेंस कर दोगे तो 2 NaCl हो जाएगा। 2 Na हुआ तो 2 Na करने के लिए 2 Na यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन देखो ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हुए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए हैं, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 NaCl है, यहाँ पे 2 Na है, यहाँ 2 Cl है, तो यहाँ पे भी Cl2 है। तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना था, पहले ऑक्सीजन को देखना था, तो ऑक्सीजन बैलेंस था। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए गए हम, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन था, लेकिन जब हमने 2 से गुणा किया तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन रहा। अब हमारे पास इधर 4 हो गया, तो इधर भी हमारा 4 होना चाहिए था। तो हमने क्या देखा कि Cl भी 2 है, तो इधर भी हमें Cl2 करना पड़ेगा, तो हमने 2 से यहाँ गुणा किया, फिर हमें यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ा। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन हुआ। बहुत ही इजी था, टफ नहीं था कुछ भी। तो हम कितने क्वेश्चन बता चुके हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, अब चौथा भी होगा। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, पांचवा और छठवा। आप इसे भी ध्यान से देखो, अगर 6 क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ जाते हैं और आप अपने से कर लेते हो, एक बार इसे देखो मेरे साथ, उसके बाद क्वेश्चन उतारो, अपने से करने का प्रैक्टिस करो, तो आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, BaCl2। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन उतार लेना है। H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। Ba बेरियम सल्फेट है। ये सबके नाम आपको पता होने चाहिए, नाम पता रहता है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या, अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखेंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप यही है कि हम ऑक्सीजन को देखेंगे। हमारा ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन पे नहीं सोचना। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो 2 Cl था, अब Cl भी ऑटोमेटिक हो गया, 2 Cl हो गया इधर भी। अब क्या है, Ba है, Ba एक है, Ba एक है, SO4 एक है, SO4 एक है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन अब हो गया बैलेंस। बहुत ही सरल था। सबसे पहले मैं बार बार ये कह रही हूँ, सबसे पहले आपको देखना है ऑक्सीजन बैलेंस है, फिर देखना है हाइड्रोजन बैलेंस है, उसके बाद सारे जो भी एलिमेंट्स हो वो देखोगे तो ऑलरेडी बैलेंस होगा। देखो आपने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन बैलेंस है, तो बैलेंस था ऑलरेडी पहले से। फिर आपने हाइड्रोजन बैलेंस किया, जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस किया आपको Cl बैलेंस करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि आप हाइड्रोजन के लिए जब 2 लगाए तो आपका Cl भी ऑलरेडी 2 हो गया। जब Cl भी 2 हो गया तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा, इसलिए आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले टारगेट करोगे, उसके बाद आगे के जो एलिमेंट्स होंगे उसे आप बताओगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। क्या है ये, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है, MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। सबसे पहले ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन में हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बारी आती है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर लिया, 4 हाइड्रोजन कर दिया। दिक्कत ही नहीं है ना, कि जब हमने कहा कि पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन मैंने बैलेंस किया, 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन किया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन आया, तो हमें 4 हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना, तो मैंने यहाँ 4 से गुणा कर दिया,
तो 4 HCl हो गया, ठीक है, 4H हो गया। अब क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हमारा Cl ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो गया। Cl2 4 Cl2 थे, 4 Cl थे, Cl2 होकर के 4 Cl थे। जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने गए तो ये Cl भी हमारा बैलेंस हो गया, 4 Cl हो गए, Mn एक है, Mn एक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो आपके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एग्जाम कल है तो आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपको एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है। आपको मैं ये एडवाइस दूंगी कि आपको एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है प्रेशर ले लेते हैं, जो चीजें उन्हें आती रहती है ना वो भी भूल जाते हैं। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो वहां पे गलत अगर दूसरा सही होना है तो तीसरा टिक लगा के आते हो। जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो तो सोचते हो अरे मैंने तो तीसरा सही होना था, दूसरा टिक लगा दिया है। तो जब ये रियलाइज करते हो, क्यों ये रियलाइजेशन होती है, क्योंकि आपका प्रेशर कम हो गया, आपका माइंड स्टेबल हो गया, तब आपको ये गलती का एहसास हुआ। आप यही चीज, अगर आपको यही गलती नहीं करनी है तो आप एग्जाम टाइम में ही टेंशन फ्री रहो, तो आप ये गलतियां नहीं करोगे। अगर प्रेशर लेकर के बैठोगे तो दूसरा सही होना है तो तीसरा सही करके आओगे, चौथा सही होना है तो पांचवा करके आओगे, ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी कर दोगे। लेकिन आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना है और उसे अनस्टेबल नहीं करना है। प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छा करोगे। अगर आपने तैयारी की है और हमारा वीडियो भी देखा है तो मैंने सारे मेन टॉपिक्स पर वीडियो बना दिए। ये सारे वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आप साइंस में बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर लोगे। आपके एग्जाम के लिए फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।